वो लोग का पॉलिटिका ना इकोनॉमिक्स का करंट तो नहीं, करंट वाले ही वाला वीडियो डाल दीजिएगा। और कितना वीडियो बनाएंगे ऐसे आज सब कर ही देना है, क्योंकि आज के बाद फिर हम कल आना है, कल छुट्टी रखेंगे, कल सोचे 4 घंटा वहाँ खींचे उसका क्लास। ठंडी करे भाई, जान लेगा कहाँ पानी नहीं पहुँचा है कल। सुनाइए भाई, पियास आज सब लोग टीचर आएंगे ना, लगातार टीचरों की लाइन लगेगी। आज हैं कि आप जा रहे हैं तुरंत? वही तो आप बोले थे कि नहीं रहेंगे, तो इसलिए हम और इंतज़ार में थे। चलिए नाउ प्रोसीड। सो रेडी? हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कहाँ हैं? चलो भैया जल्दी जल्दी जुड़ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज ज्वाइन द क्लासेस, जस्ट वी हैव टू प्रोसीड द क्लासेस ऑन द बेस ऑफ करंट अफेयर्स। यस मिस्टर गुंजन, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग आज की क्लासेस को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। अच्छा, हमें यहाँ पे एक बार करंट अफेयर में थोड़ा हमें यहाँ पे याद करा दीजिएगा कि क्या मैं करंट अफेयर में पिछले क्लास में वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिपोर्ट बता दिया था? हाँ जी, आज खाली करंट अफेयर है, आज ओनली फॉर करंट अफेयर है, ठीक है। सोमवार से फिर हो जाएंगे सारे क्लासेस, आज ओनली फॉर करंट अफेयर्स है। और मेरी को थोड़ा सा याद कराएं कि लास्ट क्लास में जो हम आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ाया था, उस करंट अफेयर में वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट बताया था क्या? IMF के बारे में हमने चर्चा की थी क्या? एक बार मुझे थोड़ा सा याद करा दीजिएगा, जिससे कि हम कंटिन्यू अपने क्लासेस को और आगे बढ़ा सकें, ठीक है। यदि वो हो गया होगा तो फिर हम देर नहीं करेंगे, आगे की रिपोर्ट हम जारी करेंगे। तो जल्दी एक बार हमें बता दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों। बी रेडी? चलें कंटिन्यू करें। यस मोहित झा, गुड मॉर्निंग। हम लास्ट क्लास में करंट अफेयर में क्या पढ़ाए थे, हमें इन चीज़ों को खाली आप याद करा दीजिए, क्योंकि हम कंटिन्यू कर ले, ठीक है। तो यदि हो गया है तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट देखते हैं साहब। 2025 का विश्व खुशहाली रिपोर्ट आ चुकी है। तो जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट हमारी है, होता क्या है? ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट का विचार जो था कहाँ से दिया गया था, ऐसे ऑलरेडी हम जब आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे, इकोनॉमिक्स से सारे चीज़ों को हमने डिस्कस किया भी था, याद होगा आपको, ठीक है। फिर भी हम लोग आज टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है वो टॉपिक पढ़ा दिया होगा। तो आज शुरू करते हैं हम लोग विश्व खुशहाली रिपोर्ट। क्या शुरू करेंगे बाबू? विश्व खुशहाली रिपोर्ट। देखो, विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात करें, खुशहाली रिपोर्ट, तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट हम लोग पढ़ेंगे 2025। और एक खुशहाली का मतलब हुआ वर्ल्ड, ध्यान देंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी दुनिया में कौन सी देश के लोग सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो दुनिया में जो खुशहाली रिपोर्ट लाई जाती है, इसका उद्देश्य क्या है, ये सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो 2025 के हम लोग रिपोर्ट को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा विश्व खुशहाली जो रिपोर्ट है, इससे पहले थोड़ा इसके हम आपको बैकग्राउंड समझा दूँ तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन कट जा रही है ना। आई थिंक हमारा बोर्ड पूरा कंप्लीट जो है कट जा रहा है ना, तो उधर मैं नहीं लिख पाऊँगा। देखो, तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट का यदि हम इसकी बैकग्राउंड की बात थोड़ा सा कर दूँ, तो आपको मैं बता दूं कि इसका बैकग्राउंड शुरू वो होता है, इधर से लेकर आता हूं। इसका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है मेरे प्यारे बच्चों, यह है कि सबसे पहली बार देखेंगे तो 1972 में आपका भूटान जो है, तो भूटान का राजा कहेंगे या आप कह सकते हैं भूटान के नरेश कह सकते हैं, ठीक है। उनका नाम था जिग्मे सिग्मे वांगचुक। क्या नाम था उनका? नाम था जिग्मे सिंगमे वांगचुक, ठीक है। तो यह जो थे ये भूटान के राजा थे। और भूटान के राजा जो थे, भूटान के जो नरेश था, इन्होंने 1972 में एक विचार दिए, और उस विचार का नाम था ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। क्या नाम था? ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स इसका नाम था। यानी पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि खुशहाली
यानी जो होता है एक स्माइलिंग फेस जो होता है, स्माइलिंग जो चेहरा होती है, इस स्माइलिंग चेहरा पर सबसे पहली बार किसी ने प्रयास यदि किया था तो उस व्यक्ति का नाम था, भूटान के राजा थे जिग्मे सिंगमे वांगचुक। और 1972 में इन्होंने पहली बार प्रयास किए कि दुनिया में खुशहाली जैसे जो स्थितियां होती है इसे हम पैदा करें, खुशहाल लोगों को बताएं। अब इस आधार पर जब इन्होंने दुनिया को 1972 में जब इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करके दिया, तो इस समय आपको बता दूं कि दुनिया के कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा काबिल और समझदार समझते हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड समझते हैं, बुद्धिजीवी समझते हैं, और उसमें यूरोप के कंट्री थे, अमेरिका था। ये सारे राष्ट्रों ने भूटान के राजा के दिए गए जो विचार था इसको तो उन्होंने सीधे मजाक बना दिए साहब। उन्होंने कहा एक छोटा सा देश, इसकी औकात इतनी बड़ी और इतने बड़े बड़े बात करना शुरू कर दे। अब इस स्थिति में जब दिया गया, लेकिन एक स्थिति फिर आती है 1990 के दौर में आता है, जब 1992 आता है तो उस समय हम देखा कि यूनाइटेड नेशन के साथ साथ IMF, वर्ल्ड बैंक, ऐसी जो दुनिया की बड़े बड़े जो संस्थाएं थी, ये सारे संस्थाओं ने खास में जिग्मे सिंगमे वांगचुक के दिए गए जो विचार था, इस विचारों को उस दुनिया ने प्रसारित किया, प्रशंसा किया, और उसके बाद पूरे दुनिया में एक नया रिपोर्ट निकल के आना शुरू हुआ जिसका नाम था वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट। तो स्टार्टिंग में देखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ के कौन लोग क्या कहेंगे इस पे ध्यान मत दो। LKK एक फैक्टर होता है, लोग क्या कहेंगे इस पर कभी भी मत ध्यान दिया करो, क्योंकि लोग कहेंगे, आप अच्छे करोगे तो भी गाली देंगे, खराब करोगे तो भी गाली देंगे, ठीक है। इसलिए लोगों पर ध्यान मत दो कि लोग क्या कह रहा है, वही करो जो तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है, तुम्हारे अंदर से जो कह रहा है उसी को सुनो, किसी और के सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये चीज कहीं ना कहीं जिग्मे सिंगमे वांगचुक जो थे, 1972 में इन्होंने ऐसा ही किया, जब यूनाइटेड नेशन ऐसे दुनिया के बहुत सारे ऐसे राष्ट्र ने और दुनिया के बहुत सारे बड़े से बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अंत में इनकी विचारों को कहेंगे कि सराहना भी करता है, और एक जाकर एक नया रिपोर्ट निकल के आती है जिसका नाम दिया विश्व खुशहाली रिपोर्ट। तो आगे आते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो जिग्मे सिंगमे वांगचुक ने कहा, इन्होंने कुछ पैरामीटर दिया, 100 पैरामीटर में 7 पैरामीटर थे, और वह 7 पैरामीटर में था कि यदि मान लिया जाए कि आप जहां पर काम कर रहे हो और काम पे तुम्हें कोई टोंटिंग करता है, टोंट में से ताना मारना, आपके साथ हो सकता है जातिवाद, धर्मवाद, आपका क्षेत्रीयवाद, जैसे उस पर कमेंट करता है, तो क्या आप अपने वर्किंग प्लेस से आप खुश हैं या नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप कहीं ऑफिस में काम करो, तुमसे कोई इस तरह के डिप्राइवेशन की बात करता है, वंचितता की बात करता है, आपके साथ किसी प्रकार का ताना बाना की बात करता है, मुझे नहीं लगता कि आप मेंटली वहां पर फिट रहेंगे, मेंटली आप खुश रहेंगे। तो इन्होंने कहा, उसके बाद आप जॉब पढ़ाई की बात करते हैं, मान लो आपने बीटेक और एमटेक कर लिए हो, और बीटेक एमटेक करने के बाद ही मान लिया जाए कि आप 10,000 की नौकरी करें, यू आर नॉट हैप्पी with your job, you are not happy with your salary। सपोज दैट हम इंडिया की बात करें, आप पुलिस, आपकी मोबाइल भुला जाती है, पुलिस के पास आप जाकर के FIR देते हैं, पुलिस भद्दी भद्दी बातें करता है, यू आर नॉट हैप्पी विथ द पुलिस प्रशासन यानी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, हम न्यायपालिका से खुश नहीं है। तो उन्होंने कहा जैसे एक महिला होती है, एक माँ बहनें होती हैं, कहीं ऑफिस में काम करती है, शाम के 6 जब बजता है तो उसका टेंशन होता है कि जल्दी घर पहुंचे, सुरक्षित घर पहुंच जाए, क्योंकि अपने वर्किंग प्लेस पर वो अपने कलीग से खुश नहीं है, उनको कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि पता नहीं कब हमारे साथ क्या घटना घट जाएगी। तो ये सारे जो गतिविधियां थी, सारे गतिविधियों को पहली बार विचार देने वाला जो था वो जिग्मे सिंगमे वांगचुक थे। लेकिन अब हम आते हैं करंट की बात पर। तो जो हमारा विश्व अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा रिपोर्ट आते हैं, जिसे हम विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो कहते हैं, यह जारी जो करता है, फटाफट आवाज आओ, तो जो जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है UNSDSN। इसका फुल फॉर्म होता है मेरे प्यारे बच्चों, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है, और इसी के द्वारा हम कह सकते हैं कि पूरे दुनिया में विश्व जो खुशहाली रिपोर्ट होती है इसको निकाला, यानी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसका हिंदी क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। इस संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कहेंगे कि यह रिपोर्ट जारी की जाती है। फटाफट याद करो, ठीक है। तो आपसे यदि एग्जाम में पूछ दिया जाए कि कौन सी संस्था जारी करती है, तो इस रिपोर्टों में फटाफट आप याद करेंगे कि यह संस्था जो है एक हमारा UNSDSN जैसी संस्था है, और जिसके माध्यम से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो होती है ये प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। वहाँ के लोगों के रहन सहन के साथ साथ वहाँ के लोग अपनी सरकार से कितना खुश है, वहाँ की कह सकते हैं मीडिया से कितने खुश है, अपने शिक्षा पद्धति से कितने खुश है, समाज उनको कितना कॉपरेशन करती है, ये सारे, जैसे हमारे भारत की समाज जानते हैं कितने गंदी समाज है,
आप आगे बढ़ेंगे तो पैर खींचने के लिए 10 को हो जाएगा, लेकिन आप आगे बढ़ोगे तो सपोर्ट करने के लिए एक भी नहीं होगा। तो मायने से आर यू हैप्पी विथ योर सोसाइटी, क्या आप अपने समाज से खुश हो? तो ये सारे जो रिपोर्ट होता है, इस रिपोर्ट के आधार पर ही हम खासतौर पे कह सकते हैं कि जो हमारा विश्व खुशहाली जो रिपोर्ट निकाली जाती है, ये सभी चीज़ों पर निकाली जाती है। तो मोटा मोटी तौर पर हम कह सकते हैं जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट निकाली जाती है, इसके कुछ संकेतक होते हैं। क्या होता है? कुछ संकेतक होते हैं। और संकेतक कौन कौन होते हैं फटाफट हम लोग याद करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका साहब संकेतक होता है वह होता है हमारा सामाजिक, यानी समाज जो होती है हमें कितना कॉपरेशन करती है, यानी सामाजिक समर्थन। क्या होता है? सामाजिक समर्थन, यानी समाज हमें कितना समर्थन देती है, हम समाज से कितने खुश हैं। यदि समाज से आप खुश हैं, समाज आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप अपने देश के समाज से बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। लेकिन भारत के तो समाज भैया जातियों की बात करती है, धर्मों की बात करती है, ऊंच नीच की बात करती है, फलनिया ढिकनिया की बात करते हैं। आई एम नॉट हैप्पी विथ आवर सोसाइटी। तो भैया हमसे कोई पूछेगा कि भारत के समाज से, तो हम तो सीधे बोलते हैं कि हम देश के समाज से हम थोड़ा भी खुश नहीं है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, यानी देश के हर नागरिकों का अपना अपना एक प्रोडक्शन होना चाहिए, अपना इनकम होना चाहिए। हम भारत वाले ऐसे हैं, एक कमाएगा 10 को बैठ के खाएंगे, जिसके कारण घर में अनेक प्रकार के स्कार्सिटी बनी हुई होती है। उसके बाद स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पता चला हॉस्पिटल में गए, एशिया का यानी दुनिया का देखा जाए तो चीन के बाद सबसे बड़ी हॉस्पिटल पटना का पीएमसीएच है, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा, वहां के गार्ड इलाज कर रहा है। जो सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड आपको पानी चढ़वा रहा है। तो मैंने इस बात, क्या आप डॉक्टर से, क्या हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, क्या स्वास्थ्य व्यवस्था से आप हैप्पी हैं? तो जाने के बाद पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार सभी जगह संलिप्त भरे हुए हैं। उसके बाद हमारा होता है स्वतंत्रता। तो खैर इस पे तो हम कह सकते हैं स्वतंत्रता हम लोग को बहुत ज़्यादा मिल गई है, क्योंकि देश के विरुद्ध हम लोग भी कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा मिल गई है। उदारता की बात किया जाए तो हम उदारता की प्रवृत्ति के साथ भी आगे बढ़ते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो एक आध दो स्टेटमेंट यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सही है। और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति देखा जाए तो खैर ये तो हम कहने के लिए तैयार नहीं है, यानी अगला जो होगा वो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति। तो यह जो आपका टोटल यदि देखेंगे तो ये 6 जो हमारा पैरामीटर है, ये 6 पैरामीटर के आधार पर हम कह सकते हैं कि दुनिया में जो हमारा खुशहाली की रिपोर्ट जो आती है, यह 6 पैरामीटर के आधार पर दुनिया में खुशहाली रिपोर्ट जारी किया जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं? जल्दी से बोलेंगे फिर हम आगे की बात करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इसमें एक चीज़ और जोड़ लो। यदि आपसे पूछता है कि इसका पहला संस्करण कब निकला था, तो इसका पहला जो संस्करण था, ये पहला संस्करण इसका पब्लिश जो हुआ था वो 2012 में हुआ था। यदि भाई दबे पूछे तो इसका जवाब दे देना है कि जो हमारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो थी, ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट पहली बार जो हमारे यहाँ ये जो पब्लिश हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसका पब्लिकेशन जो थी 2012 में हुई थी। और ये जो होता है टोटल हमारा 6 पैरामीटर्स होते हैं, 6 संकेतक होते हैं, और 6 संकेतक के आधार पर विश्व की खुशहाली रिपोर्ट हमारा जारी किया जाता है। इज इट क्लियर? अब ओवरऑल यदि देखा जाए तो पूरी दुनिया की हम बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें टोटल यदि हम कुल देशों की बात करें, अगले हम लाइन लेते हैं, तो इसमें यदि देखा जाए तो ये जो डेटा निकाली गई है, इसमें हम कह सकते हैं कुल देशों की संख्या यदि बात किया जाए तो कुल देशों की संख्या इसमें टोटल साहब 147 147 रखा गया है। यानी 147 देशों में यह रिपोर्ट जारी की, 147 देशों के कह सकते हैं अध्ययन करने के बाद इस रिपोर्ट को जारी की गई है। और इस तरह से यदि देखा जाए तो यदि हम टॉप 5 की बात करें तो टॉप 5 में पहला स्थान आपका फिनलैंड का आ जाता है। किसका? फिनलैंड। फिनलैंड आपने सुना है नाम? आपने नाम सुना है फिनलैंड को या नहीं? तो पहला स्थान जो होता है आपका फिनलैंड का स्थान आता है। दूसरा यदि देखेंगे तो आपका डेनमार्क का स्थान आता है। आखिर क्यों यहाँ के लोग ज़्यादा खुश हैं उस पर भी हम आपको चर्चा करूंगा, ठीक है। उसके अलावा यदि देखा जाए तो आइसलैंड, स्वीडन, आइसलैंड। चौथा स्थान जो होता है वो आपका स्वीडन के स्थान आ जाता है। और 5वां जो है आपका नीदरलैंड के तो नाम आपने सुना ही होगा, तो 5वां जो स्थान आपकी आ जाएगी वह नीदरलैंड के स्थान आ जाएगी, ठीक है।
तो यानी कह सकते हैं पूरे दुनिया में 5 देश ऐसे हैं, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड, ये दुनिया के 5 ऐसे देश हैं जहां की जनसंख्या सबसे ज़्यादा खुश है। खुश रहने के पीछे रीजन मैं बता रहा हूं, कारण ये है कि यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन यदि बात किया जाए तो यहाँ पर संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो संसाधन अधिक, पता लगा कि हमें 1 रुपया की जरूरत है, 10 रुपया मिल गया, तो बताओ हम खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हमें मन कर रहा है अभी चाउमीन खाने का, और चाउमीन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के व्यंजन जो होते हैं वो हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं, तो बताइए हम खुश होंगे या नहीं होंगे? तो इस देश में भीड़ भाड़ नहीं है, ऐसा नहीं कि ट्रेन पर चढ़ने के लिए हम एक दूसरे पर कूद रहे हैं, टिकट कटाने के लिए महामारी चल रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सब देशों में, क्योंकि सारे देश में हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है, इनोवेटिव आइडिया इनके पास है, इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा लोगों के पास है, तो इसके कारण लोगों की रोजगार भी बहुत अच्छे मिले हैं, सोर्स ऑफ इनकम भी है। तो मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो सभी जो देश हैं ये सारे के सारे देश सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं, क्योंकि वहाँ पर न भ्रष्टाचार है, न चोरी है, न छिनतई है, और नहीं कह सकते हैं कि किसी प्रकार का डर और भय का माहौल बना हुआ है। तो मैंने सी बात, ये सारे देश जो होंगे सबसे अच्छे होंगे। अब होता है कि सर इसमें सबसे खराब स्थिति किसका होगा? तो देखो, यदि हम लोवेस्ट 5 की बात करें तो लोवेस्ट 5 देशों की बात किया जाए तो ऐसे करते, इसमें टोटल हमने बताया 147 देश, तो 147, 146, 145, 144 और 143, तो 147वां स्थान पे आपका अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान है, याद रखना। यानी अफगानिस्तान यदि देखा जाए तो दुनिया में वैसा देश है जहां पर थोड़ा भी कोई खुश नहीं है, क्योंकि जब 2021 में आपने देखा कि अफगानिस्तान की जब गन्नी की सरकार देश छोड़कर चली जाती है और वहां तालिबानी जब रिटर्न होकर के आते हैं, तालिबानी एक कट्टर या कह सकते हैं कि एक आतंकवादी संगठन है, और जब वहां पर तालिबानी आते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां के लोग अपने जान बचाने के लिए जहाज में लटक लटक करके भाग रहे थे। जब जहाज अपने टेक ऑफ करता था लोग गिर गिर करके मर रहे थे। तो वहाँ पर जिस तरह से माइनॉरिटी खासतौर पर यदि देखा जाए, अल्पसंख्यक जो थे वो अपने जान बचा करके भागना शुरू किए, और यही अफगानिस्तान में जहाँ पर तालिबान की सरकार चल रही है, इन्होंने महिला शिक्षा पर ही प्रतिबंध लगा दिया। हायर एजुकेशन लड़की नहीं ले सकती है, और लड़की के स्कूल यदि वो प्राइमरी एजुकेशन ले रही क्लास 5, 6, 4 तक, तो भी उसका टीचर पढ़ाने वाली खाली महिला होगी, पुरुष टीचर नहीं हो सकते हैं। यानी यदि हम लैंगिक देखा जाए तो लैंगिक समानता भी खत्म है। महिलाओं को बाहर निकलने की कोई अधिकार नहीं है, निकलना है तो पूरे शरीर कवर करके निकलना है, इस गर्मी में भी मरते रहे अंदर कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी किसी प्रकार के मानवाधिकार की यदि बात किया जाए ऐसा कुछ नहीं है। तो अफगानिस्तान जो है लगातार यदि देखा जाए तो लगातार हम कह सकते हैं लगातार चौथी बार, ठीक है, 4 बार अंतिम या कह सकते हैं सबसे निचली पायदान पर यदि देखा जाए तो सबसे निचली पायदान पर, निचली पायदान पर है, पायदान पर है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनेगा कि यदि बात किया जाए तो अफगानिस्तान तो खैर लगातार देखो 24 की 25 की बात करें, यानी 2021 में अफगानिस्तान में सरकार बनी है तालिबानियों का, और उस समय से लगातार जो है सबसे अंतिम स्थान पे बनना हुआ है, क्योंकि खौफ का माहौल वहाँ पर है, सब लोग डरे हुए, न पढ़ाई करना है न कुछ करना है, सब लोग डरे हैं, आतंकवादी सरकार चला रही है। लेकिन यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जैसे फिनलैंड की हमने बात किया, तो आपसे पूछ दिया जाए कि फिनलैंड, तो देखो ये फिनलैंड के बारे में भी याद रखना है कि लगातार यदि देखा जाए तो लगातार 8वां बार लगातार 8 साल से ये टॉप पर बना हुआ है, टॉप पर बना हुआ है, ये भी याद रखना है। तो जहां पर फिनलैंड को देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल देश पिछले 8 साल से लगातार ये स्थान को प्राप्त किया हुआ है। वहीं यदि हम अफगानिस्तान की बात करें तो जब से बेचारा यहाँ तालिबानी की सरकार बनी है, ये लगातार उस दिन से अभी तक यदि देखा जाए तो इसकी स्थिति वही है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। क्लियर हुआ? अब होता है कि 146वां कौन होगा? तो सियरा लियोन के नाम सुना है बाबू लोग, सियरा लियोन। तो सियरा लियोन जो है, ये सियरा लियोन को 146वां स्थान मिली है। यदि 145वां की आपको बात किया जाए तो लेबनान के तो नाम सुना ही होगा, तो लेबनान जो है, लेबनान को जो है 145वां स्थान मिली है। यदि आपसे ये पूछ दिया जाए कि 144वां पर कौन आएगा, तो ये आपका जो है एक देश का नाम है, उसका नाम है साहब आई थिंक मलावी या ऐसा कुछ नाम आता है, हाँ मलावी, आई थिंक मलावी, ठीक है, याद रखिएगा। 144वां स्थान पे मलावी एक देश का नाम आता है, और अंतिम रूप से आपका 143वां जो देश का नाम आएगा उसका नाम है जिम्बाब्वे। क्या नाम है?
जिम्बाब्वे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जिम्बाब्वे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दुनिया का टॉप और दुनिया का सबसे निचली स्तर पर यदि देखा जाए तो मोटा मोटी तौर पर हम कह सकते हैं कि 147वां आपको मुख्य रूप से याद करना है, टॉप, फर्स्ट और लोवेस्ट का सबसे ज़्यादा। तो सबसे ऊपर जो है लगातार 8 साल से बना हुआ है उसका नाम फिनलैंड है, और लगातार 4 साल से नीचे स्थान पे बना हुआ उसका अफगानिस्तान है। एकदम याद करने के एकदम शॉर्ट ट्रिक हम आपको दे दिया है। अब इस आधार पर यदि हम अपने भारत की बात करें, लो भैया भारत, तो यदि हम भारत की बात करें तो भारत को 2025 में जो है 118वां रैंक मिला है। कितना है? 118वां रैंक मिला है। वहीं यदि भारत का पड़ोसी पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान को साहब 109वां रैंक मिला है। बड़ा खुशी देखो कि भारत से ज़्यादा पाकिस्तान के लोग खुश हैं। सोचने वाली बात है, जहाँ पर लोग खाने के लिए तड़प तड़प करके मर रहे हैं, जहाँ पर लोगों को टमाटर और कह सकते हैं जैसे आटा 500 रुपये 550 रुपये किलो आटा मिल रहा है, और वहाँ ये स्थिति बनी हुई है कि लोग कह रहे हैं, ये रिपोर्ट कह रही है कि भारत से ज़्यादा खुश पाकिस्तान के लोग हैं। समझ में आ रही है? यानी आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीति तुष्टीकरण किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है? उसके अलावा यदि देखा जाए तो सभी देशों में एक सबसे इंपॉर्टेंट तो बात ये आ जाती है कि भारत की, और इसमें एक कोस्टारिका के नाम सुना होगा और मैक्सिको के नाम सुना होगा, जो आपसे एग्जाम में पूछाएगा। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट देश के नाम आपको मैं बता रहा हूं। एक होगा कोस्टारिका, ठीक है, कोस्टारिका, और एक आपको जो होगा देश का नाम, उसका नाम होगा मैक्सिको, ठीक है। तो कोस्टारिका को जो है 6ठा रैंक मिला है, 6th रैंक मिला है, और यदि हम मैक्सिको को देखें तो मैक्सिको को 10th रैंक मिला है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोस्टारिका और मैक्सिको पहली बार यदि देखा जाए तो दोनों देश पहली बार टॉप 10 की यदि बात किया जाए तो टॉप 10 में सम्मिलित हुए हैं। टॉप 10 में ये दोनों राष्ट्र जो हैं बेटा वो सम्मिलित हुए हैं, ठीक है। तो यह भी एक आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली बार जो हम रिपोर्ट पढ़ रहे हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट, इस विश्व खुशहाली रिपोर्ट में पहली बार 2 देश कौन कौन हैं जिन्हें टॉप 10 में स्थान दी गई है? तो एक आपका कोस्टारिका हो जाएगा और एक मैक्सिको हो जाएगा। यदि गलती से पूछता है कि भारत का क्या स्थान है तो 118वां रैंक है और पाकिस्तान 109वां है। और सबसे टॉप पे यदि पूछा जाए तो लगातार 8 साल से बनने वाली देश है, उसका नाम फिनलैंड है। और सबसे अंतिम पूछा जाए तो उस देश का नाम अफगानिस्तान है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया? जल्दी से बता दीजिए कि हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। बोलिए जल्दी से कि यस सर इट हैज बीन क्लियर्ड। बोलो भैया, सबको ये क्लियर है यहाँ तक? गुंजन, मोहित, और कौन कौन है बाबू? इमरान, और कौन है? यहाँ तक सबको क्लियर है दोस्त? राहुल, और लोग जुड़े हैं, और लोग आप लोग भी कमेंट करो भाई, समझ में आ गई? तो टॉपिक पूरी की पूरी सबको क्लियर हो गया? तो इसमें टोटल कितने संकेतक हैं? तो टोटल संकेतक 6 हैं। सामाजिक समर्थन, समाज में आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है, समाज आपको कितनी सपोर्ट कर रही है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, हर व्यक्ति का कितना इनकम है, सब कितने अपनी तरह से कर रहे हैं। तो इस तरह से 6 आपका जो है संकेतक है। 6 संकेतक के आधार पर यह हमारा विश्व का खुशहाली रिपोर्ट निकाली जाती है। और दुनिया में आखिर बार बार फिनलैंड या इस तरह के जो देश हैं, चाहे फिनलैंड हो, डेनमार्क, आइसलैंड, इसके पीछे रीजन है भैया कि इनके पास जनसंख्या कम है, इनके पास प्राकृतिक संसाधन और मैन मेड जो संसाधन होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और यही कारण है कि इस संस्था जो है बहुत तेज़ी से, ये सारे राष्ट्र जो हैं बहुत तेज़ी से आप कह सकते हैं कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आगे बढ़ रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट? अब चलिए अब हम लोग एक टॉपिक और लेते हैं, वैश्विक भूखमरी सूचकांक लेते हैं। क्या अब आगे की बात करेंगे? वैश्विक भूखमरी सूचकांक। तो हेडिंग में डालिएगा वैश्विक भूखमरी सूचकांक। वैश्विक भूखमरी, वैश्विक भूखमरी सूचकांक। देखो वैश्विक भूखमरी सूचकांक अभी 2024 का ही पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि दिसंबर में आया है, 25 वाला रिपोर्ट आएगी दिसंबर में। तब तक आपका बीपीएससी या जितने भी एग्जाम होने वाले होंगे वे सारे के सारे आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब पहली बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यह जो होता है वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? क्लियर हुआ? तो एक देखिएगा, एक कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक संस्था है जर्मनी का, और एक और देखिएगा तो एक आयरलैंड की संस्था है और उसका नाम है हंगर हिल्फी, के नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो दुनिया के 2 ऐसे संस्थाएं हैं, वर्ल्ड हंगर हिल्फी के नाम सुना होगा। तो दुनिया के 2 ऐसे संस्थाएं हैं जो संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को जारी करता है। लेकिन आप याद रखिएगा कि 2006 में पहली बार वैश्विक भूखमरी सूचकांक निकालने वाली एक संस्था थी
जो अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित है, एक रिसर्च सेंटर है या अनुसंधान संस्था है। और वह अनुसंधान संस्था के जो अनुसंधानकर्ता लोग थे यानी रिसर्चर थे, उन्होंने सबसे पहली बार यदि देखा जाए तो इस रिपोर्ट को 2006 में निकाला था। लेकिन आगे चलकर ये 2018 की बात करें तो 2018 में OIFPRI जो संस्था थी, वह संस्था अपने आप से इस रिपोर्ट को छापने से खुद को अलग कर लिया। और अलग करने के बाद जर्मनी और यदि देखा जाए तो आयरलैंड की दोनों संस्था मिलकर के संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक भुखमरी सूचकांक निकालती है। अब होता है सूचकांक क्यों निकाली जाती है? देखो, इस सूचकांक के माध्यम से पूरे दुनिया में यदि देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में यह अध्ययन किया जाता है कि कौन सी देश में लोग सबसे ज़्यादा भूखे रहते हैं, वहाँ पर भूखे रहने के पीछे कारण क्या है, हम खाद्य पदार्थ क्यों नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। तो वहाँ के चाहे पर्यावरण की बात किया जाए, वहाँ के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की बात किया जाए, वहाँ कह सकते हैं कि अन्य प्रकार के सामाजिक आर्थिक जो चुनौतियाँ होती हैं उसकी बात किया, ये सारे रिपोर्टों को अध्ययन करने के बाद यह जो NGO एक संस्था जिसको हमने बताया कि जर्मनी और आयरलैंड की जो संस्था है वह अंतिम रूप से रिपोर्ट प्रसारित करती है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहीं पर होगा कि इस रिपोर्ट जारी कौन करता है। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि रिपोर्ट जारी करने वाली कौन है। तो कह सकते हैं कि संयुक्त रूप से दो संस्थाएं, और दो संस्था में दोनों को नाम हम लोग कर लेते हैं। एक हमारा सबसे पहला होगा कंसर्न वर्ल्ड वाइड। क्या होगा? कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये कहाँ की संस्था है? तो यह आपकी जर्मनी की संस्था है, ठीक है, एक NGO है। और एक हमारा जो होगा वो पूरे वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो आपका एक आयरलैंड की संस्था हो जाती है और उसका नाम है कह सकते हैं ग्लोबल एक हंगर इंडेक्स करके आता है, तो वर्ल्ड हंगर हेल्फी कह सकते हैं, वर्ल्ड हंगर हेल्फी। और ये आपका जो है संस्था ये आपका आयरलैंड का है, ठीक है। और ये दोनों की दोनों जो संस्थाएं हैं, ये दोनों संस्थाओं को ये स्पष्ट कर लीजिए कि दोनों के दोनों NGO हैं। NGO मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी कह सकते हैं संगठन। तो ये दोनों संयुक्त रूप से यदि देखा जाए तो दोनों संस्था जो होते हैं इस रिपोर्टों को जारी करते हैं। प्रत्येक वर्ष यदि देखा जाए तो दोनों संस्था प्रत्येक वर्ष जो होते हैं इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। एक्चुअली इस रिपोर्ट के माध्यम से हम कह सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ये जो है हमारा कैवा संस्करण है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो मोटा मोटी तौर पर हम कह सकते हैं कि जब इसकी शुरुआत हम 2006 से किए थे, ठीक है, और बीच में अभी ये दोनों संस्थाएं कर रही है, 2018 से कर रही है। तो इस संस्करण में देखिएगा तो आपका 19वां संस्करण हो जाएगा। और इसमें कुल देशों की यदि बात किया जाए तो टोटल इसमें देशों की संख्या 127 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सी संस्करण है तो संस्करण आपका ये 19वां हो जाएगा। और यदि पूछ दिया जाए कि कुल आपको देश कितनी है तो इसमें देशों की संख्या हमने बताया कि टोटल इसमें 127 देश हैं और 127 देशों को सम्मिलित किया गया है। इसके माध्यम से कह सकते हैं कि वैश्विक के साथ साथ इसका हम उद्देश्य भी कर देता हूँ, फिर हम आगे की बात करूँगा। तो इसका उद्देश्य है कि चाहे वो हमारा वैश्विक हो, वैश्विक का मतलब होता है विश्व, चाहे हम क्षेत्रीय की बात करते हैं यानी लोकल, और आप कहेंगे कि जो हमारा राष्ट्रीय स्तर जो होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर हमारा भूखमरी जो होती है वो भूखमरी के कारणों को अध्ययन करना, स्तर पर कारणों को अध्ययन करना तथा भूखमरी उन्मूलन हेतु सलाह देना, ये मुख्य रूप से इसका मुख्य उद्देश्य है। अब होता है कि ये पूरी की पूरी यदि हम डेटा की बात करें, बाबू सबको मजा आ रही है, समझ में आ रही है, एक बार हमें बता दो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक बार बता दीजिए कि हाँ सर अच्छे से समझ में आ रही है, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा समझोगे उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा। रोशन सब लोग बोलेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम एक एक कर करके हम लोग को समझते जाना है, ठीक है। अब इसकी यदि हम बैकग्राउंड की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बैकग्राउंड बताया कि यदि इसकी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बात करें तो इसकी बैकग्राउंड ये है कि इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी प्रकाशन
2006 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित IFPRI यानी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हिंदी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान हो गया के शोधकर्ताओं द्वारा की गई थी परंतु 2018 के बाद IFPRI खुद को इससे अलग कर लिया और तब से कंसर्न वर्ल्ड वाइड जर्मनी तथा वेल्ट हंगर हिल्फे आयरलैंड ने प्रकाशन शुरू किया। तो मुझे नहीं लगता है कि आपके क्वेश्चन छूटने वाला है, और छूट जाएगा तो फिर पढ़ने का कोई मज़ा नहीं। जितना डेप्थ पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ के बाद कहीं नहीं आपको पढ़ना है। तो सबसे पहली कौन सी संस्था थी मेरे प्यारे बच्चों? तो इस संस्था का नाम था IFPRI IFRI यानी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका पूरा नाम हुआ अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान। जो ये था कहाँ? तो 2006 में हमने बताया अमेरिका के वाशिंगटन DC में संस्था तब से अब तक है। और इसके जो भी शोधकर्ता थे यानी रिसर्चर थे, ये रिसर्चर के द्वारा इसको शुरू किया गया था। लेकिन 2018 की बात करें तो मोटा मोटी तौर पर हम कह सकते हैं कि यह 2018 के बाद यदि देखा जाए तो यह संस्था खुद को अलग कर लिया, और IFRI जो था अब इसके स्थान पर दो संस्था आ गए। एक कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो जर्मनी का है, और एक हमारा वेल्ट जो है हंगर हिल्फी जो आयरलैंड का है। ये दोनों संस्था मिल करके अब ये काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। जितना आप डेप्थ पढ़ सकते हो, मैं तो आप लोग को बता ही रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। अभी तो आप लोग को हो सकता है करंट अफेयर 4-4, 5-5 घंटा का भी हम क्लास लगा दूंगा, ठीक है, जिसको मैराथन बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी जम के कराऊंगा एग्जाम से पहले, मैराथन होगी जम के। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर है? बोलिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए थैंक यू। तो अब देखेंगे हम आगे की बात करेंगे।
तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो हम मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि सारे जो रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट के बारे में हमने बताया। अब देखो हमारा वैश्विक भुखमरी यदि सूचकांक की हम बात करें तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसा कि हम आप लोग को इकोनॉमी से पढ़ाए भी हैं, इसलिए वो टॉपिक पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो ये जो हमारा होता है वैश्विक भुखमरी जो सूचकांक होती है, यह वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI हो गया, के चार संकेतक होते हैं, संकेतक होते हैं। अब ये 4 संकेतक कौन कौन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके 4 संकेतक कौन कौन हैं? चारों संकेतक मैंने पहले भी बताया है, इसलिए आज फटाफट आ जाओ। तो इसके 4 संकेतक को हम चर्चा फिर से कर देते हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है अल्प आहार या अल्प पोषण के नाम सुना है ना, यानी है ना अल्प पोषण कहेंगे आप, अल्प पोषण। तो पहला आपका होगा अल्प पोषण, यानी इसको आप कहेंगे कि जितना हमें न्यूट्रिशन चाहिए उतने न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पा रहे हैं, यानी अंडर नॉरिशमेंट। अंग्रेजी इसका क्या होगा? अंडर नॉरिशमेंट। ठीक है। दूसरा जो इसमें हमारा होता है, ऐसे इकोनॉमिक्स में हमने डिस्कस किया भी होगा, इसका दूसरा जो हमारा पार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं लिठलापन, ऐसा बताया था, या बाल दुबलापन के बारे में बताया था। तो दूसरा हमारा टर्म जो होता है उसको कहते हैं बाल दुबलापन, दुबलापन, यानी बाल दुबला। ये सभी हम टर्म आपको पहले समझाए, फिर आज एक बार हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इसका होता है चाइल्ड वेस्टिंग, अंग्रेजी होगा चाइल्ड वेस्टिंग। मान लिया जाए कि हिंदी न समझ में आए तो अंग्रेजी जल्दी समझ में आएगा। उसके बाद हमारा होता है तीसरा जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टंटिंग, अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है। यानी बाल ठिगलापन, बाल ठिगलापन, ठिगलापन अंग्रेजी हो जाएगा इसका चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग। ठीक है। और अंतिम रूप से होता है हमारा बाल मृत्यु। ठीक है। अंतिम से क्या होगा हमारा बाल मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, जिसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट। अब देखो ये चारों टर्म को हम लोग समझते हैं। ये 4 टर्म के आधार पर हमारा जो होती है वह GHI मुख्य रूप से निकाली जाती है। अल्प पोषण का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमें भोजन मिलता है, मान लिया जाए कि यह एक आपकी थाली है। ठीक है। यह आपकी क्या है साहब? यह आपकी थाली है, और थाली में अनेक प्रकार के व्यंजन प्राप्त होते हैं। जैसे कह सकते हैं आपका चावल है, ठीक है, जैसे दाल है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ अल्प की बात हो रहा है, तो मान के चलते हमको अल्पे पे बात करना है। तो जैसे मान लिया जाए केवल चावल है, ठीक है, केवल चावल आपको किसी को दे दिया गया, या ठंडा गर्मी के दिन है तो पानी चावल कोई खा रहा है, पानी चावल कोई खा रहा है, कोई माड़ चावल खा रहा है, माड़ चावल। तो अब प्रश्न होता है कि यह जो भोजन आपको एक थाली में जो परोसी गई है, इस खाना में आपको क्या लगता है कि इसमें नॉरिशमेंट पूरा का पूरा मिलेगा? तो यदि किसी भी देश की जनसंख्या को पूर्ण रूप से यदि देखा जाए तो उन्हें विभिन्न प्रकार के जो भोजन में विभिन्न प्रकार के जो सामग्रियां होती है, जो एक पौष्टिक आहार होता है, यदि उसे पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है तो वह जनसंख्या कहीं न कहीं कुपोषित होना तय है। जैसे एक इंसान को कम से कम रोज दूध मिलने चाहिए, फ्रूट्स मिलना चाहिए, है ना। उसके बाद मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम्स होते हैं, आयरन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, फैट्स होते हैं। तो यदि ये सारे आहार के रूप में उसको नहीं मिल रहा है केवल चावल, और चावल से क्या मिलेगा भैया? खाली फैट मिलेगा। तो वो सुनबे के हैं, हमारे बिहार में कहा जाता है ना, गोड़ हाथ सूखल पाखल पेट जबरदंग, सुने हो ना, गोड़ हाथ सूखल पाखल पेट जबरदंग, मतलब हुआ कि गोड़ हाथ सूखल है, पेटवा बड़का को बिक दिया है। तो ये क्या एक बीमारी का कारण है। ये जो होगा इसको आप कह सकते हैं कि अल्प पोषाहार होने के कारण वो जो है अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है। तो ऐसे चुनौतियां यदि आती है और ऐसे जनसंख्या यदि देखने को मिलता है, जनसंख्या का थाली जो होती है, उस जनसंख्या का थाली में विभिन्न प्रकार के खाना के सामग्री प्राप्त नहीं होती है, तो ये मान के चला जाए कि वहाँ पर भूखमरी अधिक मात्रा में है। या कह सकते हैं कोई सूखा चावल केवल खा रहा है, यानी हम कह सकते हैं चुनौतियाँ से कहीं ना कहीं जूझ रहा है। दूसरा होता है बाल दुबलापन, हमने बताया था। बाल दुबलापन का मतलब क्या हो, जैसे ये मान लिया जाए कि बच्चा है, ठीक है, और ये जो बच्चा है आजकल देख रहे होंगे ज़्यादातर बच्चा लोग, लड़कन लोग को मैं देखता हूँ, बेचारा जीन्स तो पहनता है लेकिन कब ओकर जीन्स नीचे गिर जाए कोई नहीं जानता है।
यदि वो बेल्ट बढ़िया से न कसले रहे तो अगर जींस कभी भी नीचे गिर जाएगा, या पीछे से यदि मजाक में यदि थोड़ा सा टच कर दो तो पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। यानी उम्र तो बढ़ रही है। अब इसमें देखो, इसमें होता क्या है कि हमारा जो उम्र होता है, उम्र हमारा निरंतर बढ़ते जाता है, ठीक है। लेकिन समस्या क्या होता है कि शरीर का जो फैलाव होता है, शरीर के फैलाव का मतलब आप कह सकते हैं कि जो आपका शारीरिक जो विकास होता है, समझ में आया। तो शारीरिक विकास जो होती है वह शारीरिक विकास, यानी ये न समझ में आए तो शरीर में वजन, अब तो समझ में आया, शारीरिक विकास, ठीक है। या कह सकते हैं ये विकास है भाई, जिसको राहुल गांधी विकास पागल हो गया बोलते हैं। या शरीर में जो आपकी वजन होती है, ये वजन मान लिया जाए कि आपका कांस्टेंट कर जाता है। कांस्टेंट समझ में आता है ना, स्थिर हो जाता है। तो यदि किसी भी देश की इकोनॉमी में हमारा जनसंख्या का उम्र बढ़ता है लेकिन उसका फैलाव जो बॉडी का होता है वो कांस्टेंट कर जाता है, तो उसको हम लोग बाल दुबलापन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, हो गाँव के हैं। अरे हम भी भाई बिहारी हैं, गांव के रहे या हैं तो बिहारी, एक बिहारी सब पर भारी। तो बोला जाता है कि नहीं कि गोड़ हाथ सूखल पाखल पेट जबरदंग। तो मायने सी बात है, किसको होता है, जहां पर कह सकते हैं अनेक प्रकार की ऐसे चुनौतियां होगी। क्लियर हो गई? तो इस आधार पे हम कहेंगे बाल दुबलापन का मतलब ये हुआ। तो ये तो आप लोग दिन भर रोडों पे देखते होंगे दोस्तों को, ऐसा कपड़ा पहनता होगा, जीन्स ऐसा पहनता होगा कि एकदम लोट रहा है, कब गिरेगा रे बाबा वो कोई नहीं जानता है ना। क्योंकि लंबा तो हो गया, लंबा तो इतना हो गया कि जीन्स छोटा आने लगी है, लेकिन शरीर का जो फैलाव होता है नहीं हो पा रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाल दुबलापन, ठीक है। ऑलरेडी हम इकोनॉमी से पढ़ाए भी थे। बाल ठिगलापन क्या होता है? बाल ठिगलापन का मतलब हुआ, अब देखो फोटो भी हम एक तरह से कुपोषित ही बना रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा बाल दुबलापन जो होता है, इसका मतलब ये हुआ, ठिगलापन का मतलब कि हमारा उम्र जो है, ठीक है, ये उम्र हमारा निरंतर बढ़ रहा है। फिर से देखो, उम्र निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन समस्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि इस बंदा का जो हाइट होता है, यानी ऊंचाई जो होता है, ये ऊंचाई इसका एकदम रुका हुआ है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा कारण हमारा बिहार में क्या हुआ, आजकल चाउमीन, मोमो और उसको क्या कह सकते हैं, जितने भी फास्ट फूड आ रहे हैं, गोलगप्पा, ये सभी के कारण साहब हम कल, अरे भाई हम हैं औरंगाबादी, मिस्टर झा जी आई एम औरंगाबादी। बिहार में दुइये को जिला है सबसे खतरनाक, औरंगाबाद और जहानाबाद, और हम हैं औरंगाबादी, ठीक है। तो अजब यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि यदि आपका उम्र बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहे हैं, 12 साल 15 साल 16 साल बूढ़ा होते जा रहे हैं, लेकिन समस्या है कि आपका जिस तरह से उम्र के साथ जैसे उम्र बढ़ रहा है, लेकिन आपकी ऊंचाई जो है एकदम, गांव घर में क्या बोलते हैं, ए बूटा ए बूटी बोलते हैं ना जी, ए बूटा इधर आओ ना, देखिए ना बूटी होने जाई थे, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो जो हम लोग बूटा और बूटी जो बोलते हैं, मतलब क्या हुआ, वो नट्टा रह गया, नट्टा रह गया। जितना उसको उम्र के साथ उनकी शरीर का ग्रोथ होना चाहिए था, ग्रोथ नहीं हो पाया। आपने सुना होगा बहुत सारी माताएं बहनें होते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, बोलते हैं कि सर देखिए ना हमारे बचवा के ग्रोथ नहीं हो रहा है। अरे बचवा के कैसे ग्रोथ होगा? बचवा सवेरे जागता कहता मम्मी खाना, तो मम्मी धरा देती है क्या उसको कहते हैं, टेढ़े मेढ़े धरा देते हैं, कुरकुरे धरा देते हैं। तो बच्चा अशोक सर की तरह कैसे 6 फीट होगा? हम लोग को मिलता था बचपन में भैया रोटी, रोटी के साथ हो सकता है कभी नमक तेल मिला करके मिल जाती थी, पाई बना करके। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, कभी ऐसे भी मिलता था कि मक्खन और रोटी मिल जाती थी, गोल मिलाकर खा रहे हो, खेल रहे हैं। तो हमें पौष्टिक आहार स्टार्टिंग से मिला। आजकल माताएं लोग हो गए हैं कामचोर, संडे होगा तो नींद नहीं टूटेगी, तब मैंने से तो रोटी बनाएंगे नहीं, तो सवेरे बच्चा मांगा तो बच्चा को धरा दिए बिस्किट, तो उससे कितना बॉडी का फैलाव हो सकता है। तो यदि हम कह सकते हैं कि हमारा उम्र तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन हमारा ऊंचाई जो है वो रुक जाता है, तो वैसे परिस्थिति को हम लोग बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। और आपको बता दूं कि अभी हमारा बिहार का बहुत बेहाल है। बिहार में यदि एम और एफ की बात करें तो मेल जो है लगभग 1.5 इंच मेल का हाइट नीचे गिरा है, और फीमेल का 2.5 इंच हाइट नीचे गिरा, यानी लड़कियां 2.5 इंच नट्टी होने लगी है, और लड़कवन भी जो है वो लड़कवन भी लगभग 1.5 इंच नट्टा होने लगा है। कारण क्या है? सबको चाहिए गोलगप्पा, समझ आया? ओ इमली के पानी खूब फंटेस्टिक बना बना के खिलाता है, ऐसे ऐसे गार गार के खिलाता है।
इतने वो बनाता है कि क्या कहा जाए, पूरा कोरोना दे देता है, पसीना पोंछता है, हाथ पोंछता है, सब उसी में दे देता है, टेस्ट बन जाती है, ग्रेडियंट्स वाला हो जाता है। तो मायने सी बात है, फास्ट फूड के कारण ये हमारे सेहत पे सबसे पहले ये सब कहाँ पाए जाते थे, मणिपुर चले जाओ, यानी भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो थे, मेघालय वाले, उधर के लोग ऐसे बड़े बड़े नाक वाले होते थे, है ना, सब गोरखा रेजिमेंट दिखते थे। लेकिन आजकल बिहार में दिखने लगे हैं साहब, कारण कि उधर के खाना अब पूरे बिहार में आ गई है। बिहार के लड़कियों का खास तौर पे देखा जाए तो मोमो गोलगप्पा सबसे ज़्यादा पसंद हो गए हैं, अब लड़कवनों लाइन लग जाता है। तो चुनौती बनी है, यही कारण है कि बाल ठिगलापन की समस्या बढ़ी है, क्योंकि हम खान पान में हमें बहुत तेज़ी से हमने कहीं न कहीं बदलाव किए हैं। उसके बाद चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हमने पहले भी बताया था, इसमें क्या होता है, प्रति 1000 प्रसव जो होता है, 1000 प्रसव पर मृत बच्चों की संख्या या शिशुओं की संख्या, बच्चों की संख्या, यानी 1000 बच्चों का जन्म हुआ, माँ बहनें जो हैं 1000 बच्चों को जन्म दिए, उनमें से कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, तो यह जो होता है इसको हम लोग कहते हैं बाल मृत्यु दर। इज इट क्लियर? नहीं भाई, हम नहीं खाते हैं गोलगप्पा दोस्त, वो कौन खाने जाएगा, इसीलिए तो कोरोना से बिहार के लोग बड़ी कम मरे हैं। वो पूरा का पूरा इंग्रेडिएंट, कभी कभी तो नाक को हम छूते हुए देखते हैं, उससे फिर बना के खिला देता है। तो भाई हम ये सब सारी चीज़ नहीं खा सकते, इसलिए हम 6 फीट के हो गए हैं, ठीक है। तो यदि देखा जाए तो आई थिंक ये पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से क्लियर हो गया, अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपसे यदि पूछा जाए कि पूरे दुनिया में जो भूखमरी वाला जो रिपोर्ट आती है उसमें कितने संकेतक हैं, मुझे लगता है सारे फोटो आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे। तो अल्प पोषण है, बाल दुबलापन है, बाल ठिगलापन है और बाल मृत्यु दर है, और ये 4 जो होते हैं, 4 रिपोर्ट के आधार पर ही हम मुख्य रूप से देखेंगे तो ये रिपोर्ट को तैयार की जाती है। हमारे बिहार की भी समस्या है, इसलिए आप लोग यदि डीएसपी और दरोगा बनना चाहते हो, बाहर की भोजन बंद कर दो, बेटा एंड बेटी सभी को मैं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर तुमको भी सब गाँव घरों में बोलना शुरू कर देगा, नटघूरा बोलेगा, बौना बोलेगा, बोनी बोलेगा, है ना, बूटा एंड बूटी बोलेगा। इससे बचना है तो थोड़ा इस सबसे नियंत्रण करो, आगे बढ़ जाएं। तो ये जो हमारी रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के आधार पर ये निकाली जाती है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिपोर्ट में नंबर कैसे दी जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक सबको क्लियर है ना, एक बार बता दो सबसे, यहाँ तक सबको क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बोलो कि हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। यदि क्लियर होगा तो हम आगे की बात कर लूँगा ना। ये पूरा फिगर सबको समझ में आ गई? बोल मेरे प्यारे, ये पूरी डेटा क्लियर हो गई है? चलो थोड़ा मैसेज हमको जल्दी दीजिए कि हाँ हम सर प्रोसीड कर सकें, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। चलें आगे। चलो अब देखो, इसमें यदि देखा जाए तो इसका स्कोर क्या होता है, तो देखो इसमें स्कोरिंग कुछ ऐसा होता है 0 और 100, ठीक है। यदि आप 100 की ओर जाते हो तो 100 बताता है कि आपके यहाँ स्थिति जो है, स्थिति वो भयावह को दिखाता है। भयावह, भयावह का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात है। यदि हम 0 की ओर जाते हैं तो यह स्थिति, इसकी स्थिति उच्च होती है या सुंदर होता है या अच्छा होता है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट को पहले हम लोग करेंगे, फिर हम इस पर तोड़ेंगे। तो स्थिति यहाँ अच्छा होता है, यानी आप 0 के तरफ जितना भी आपको अंक मिलेगा, 100 से कम अंक आपको मिलेगा तो मानना होगा कि आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। और जैसे ही 100 से आपका 100 के करीब आपका अंक मिलेगा, स्कोर मिलेगा, तो आपकी स्थिति बहुत दयनीय माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि आपको मान के हम चलते हैं कि आपको 50 या 50 से अधिक आपको स्कोर मिलता है, इधर कर देता हूँ स्कोर, ठीक है। तो यदि आपको मान लिया जाए कि आपका 50 या 50 से अधिक स्कोर मिलता है, तो इसका मतलब ये आपको समझ जाना होगा कि आपके यहाँ जो भूखमरी है, यह भूखमरी की चरम सीमा पर आप पहुँच गए हैं। भूखमरी की चरम सीमा या भूखमरी की चरम भयावह स्थिति दर्शाता है। तो यहाँ कर देता हूँ, भूखमरी की चरम स्थिति यानी अत्यंत भयावह, अत्यंत भयावह दिखाता है। यदि हम मान के चलते हैं, इस रिपोर्टों में हम ये कहें कि आपका 35 लेते हैं, 35 से लेकर के 49.9 तक यदि लेते हैं, यानी 35 से लेकर के 49.9 तक यदि लेते हैं, तो यह आपका जो होगा केवल भयावह देगा। क्या देगा? ओनली भयावह कहेगा। यानी कह सकते हैं
कि आपको कहीं ना कहीं अलार्मिंग करता है कि भैया बच जाइए। और 20 से लेकर के 34 पॉइंट यदि रखा जाए, 20 से लेकर के 34.9 आपको यदि मिलता है स्कोर, तो 20 से 34.9 का स्कोर जो होता है ये आपका केवल गंभीर की स्थिति को दर्शाता है, यानी स्थिति आपके यहाँ सीरियस बन रहा है या सीरियस है। इज इट क्लियर? यदि बाय द वे हम कह सकते हैं 10 से लेकर के 19.9 जाता है, 10 से 19.9 का स्थिति जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यह आपका मध्यम रूप से आप कह सकते हैं कि आपके यहाँ स्थिति है। और अब बच गया आपको अंतिम रूप से यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि माइनस बात 10 है, 10 से कम भी आप कह सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि 9.9 या उससे कम है, 9.9 या इससे यदि आपके यहाँ कम है, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में माना जाता है कि आपके यहाँ गरीबी एकदम नहीं है, यानी अल्प है। क्या है आपके यहाँ? सॉरी, आपके यहाँ जो भूखमरी की स्थिति जो है एकदम अल्प है। अब प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि बताओ ये सभी डेटा के आधार पर भारत की स्थिति क्या है। तो देखो इस सभी डेटा के आधार पर सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि दुनिया में, तो दुनिया में बेलारूस के तो नाम सुना होगा। तो बेलारूस जो है, बोस्निया है, चिली है, चीन, कोस्टारिका, ये सब देशों की यदि बात किया जाए तो बेलारूस ऐसा एक देश है जो पहले पोजीशन पर है, यानी अल्प की बात करेंगे तो इसका आपका बेलारूस का नाम याद रखेगा। बेलारूस जो है जहां पर बहुत न के बराबर आपको भूखमरी है। अब सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति तो लिखाने की कोई जरूरत नहीं, आपने जाना होगा। मेडागास्कर के तो नाम सुना ही होगा आप, कुछ हो या ना हो, आपने साउथ दक्षिण अफ्रीका की यदि बात किया जाए तो आप दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे आप देखेंगे, आपका जो है सूडान है, सॉरी क्या कहता है, सीरिया है, ये सब जो देश हैं, तो ये सारे जो राष्ट्र हैं, फिर दक्षिण अफ्रीका के जितने भी राष्ट्र हैं, ये सारे राष्ट्र जो होते हैं उनके यहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है। यानी कह सकते हैं कि वैसे राष्ट्र जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन न के बराबर है तो वैसी स्थिति में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होती है। अब आपसे यदि ये पूछ दिया जाए कि भारत कहाँ पर है, तो भारत को सीरियस वाला में रखा है। ये जो है ना, यहाँ पर यदि आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए कि भारत कहाँ पर है, तो हमारा भारत जो होगा ये भारत को सीरियस वाला स्थिति में रखा गया है, यानी गंभीर वाला में। इस तरह से आपसे एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। सबसे पहला तो पूछेगा कि भारत के 2024 में कैवां रैंक है और भारत को 2023 में कैवां रैंक है, पहले ये क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का स्कोर कितना है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो यदि हम भारत की, तो भारत के साथ साथ आप देखिएगा तो एक और युगांडा का नाम आपने सुना होगा। तो भारत के साथ युगांडा दोनों जो हैं एक ही पोजीशन पर हैं, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि लगभग देखिएगा तो ये दोनों जो हैं, युगांडा और भारत, ये दोनों की यदि हम बात करें तो दोनों 105वां स्थान पर है 2024 में, 105वां पर रैंक कर सकते हैं। और यदि हम स्कोर की बात करें तो इस साल भारत के स्कोर में भी थोड़ा सा समस्या 2024 में आई है, और यह लगभग 27.3 जो है भारत का स्कोर मिला है। और इस तरह से 27.3 केवल भारत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो यहाँ पर ये हम लोग दोनों लिखेंगे युगांडा, युगांडा और भारत संयुक्त रूप से क्लियर हुआ। अब यदि मान लिया 2023 की बात करते हैं तो 2023 में जो भारत की पोजीशन थी, वो हमारा पोजीशन जो था वो 111वां रैंक था, और हमारी स्कोर 28.7 था, ठीक है। तो 111वां हमारा रैंक था, और स्कोर की यदि बात किया जाए तो 28.7 जो थी वो हमारी स्कोर थी। तो इस तरह से आपसे गलती से भी क्वेश्चन दागता है कि बताओ भैया भारत की स्थिति क्या है, तो मुझे लगता है बहुत आराम से आप आंसर दे दीजिएगा। बाबू लोग सबको यहाँ क्लियर है? जल्दी से बता दो, यहाँ तक सबको क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? एक और रिपोर्ट पढ़ेंगे, और उस रिपोर्ट का रहेगा प्रेस की स्वतंत्रता का रिपोर्ट। सारे क्वेश्चन मिले हैं, आप लोग बताओ, गुंजन, मोहित, सभी लोग जितने बच्चे हैं सभी लोग बताइए, सारे क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन में मिल रहे हैं, बना रहे हैं तो क्वेश्चन मिल रहे हैं? बोलिए, बोलो मेरे दोस्त, ये सारे चीज आप लोग को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? आगे इमरान, आगे बढ़ जाएं। चलो भैया, तो अब हम लोग एक अगले टॉपिक की बात करेंगे, और अगला टॉपिक जो है वो होगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। क्या होगा? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो अगला पढ़ते हैं हम लोग, विश्व प्रेस स्वतंत्रता
सूचकांक, ये भी हमारा 2024 दिसंबर का ही रिपोर्ट है। 25 वाला तो अगले आएगा जब हम लोग सारे परीक्षा दे करके बैठ जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये होगी कि हम जब इसकी रिपोर्टों की बात करें तो हमें समझना होगा। देखो सबसे पहली बार इसका जो पहला जो संस्करण हुआ था बाबू, ठीक है, तो इसका पहला जो संस्करण था, ये पहला संस्करण इसका 2002 में आया था। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये जो संस्करण 2025 का जो संस्करण रहेगा, ये 24 ना, तो ये जो हमारा 2024 का जो ये संस्करण रहेगा, ये संस्करण की संख्या कितना हो जाएगा, तो -22 22 और 2 24 हो जाएगा ना, बोलो। तो हमारा संस्करण क्या होगा, 22वां। और इसमें कुल देश यदि पूछा जाए तो कुल देश की यदि बात किया जाए तो इसमें 180 देशों को सम्मिलित की गई है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो सूचकांक होता है, इसका मेन मकसद क्या होती है, तो सभी को हमें पता है कि हमारा जो प्रेस होता है, ठीक है, ये प्रेस या आप मीडिया कह सकते हो, इसको क्या कहा जाता है, इसे हम पढ़ते हैं आए हैं कि एक लोकतंत्र के ये चौथे स्तंभ होता है, चौथे स्तंभ होता है। क्योंकि जब लोकतंत्र की हम स्तंभ की बात करते हैं तो लोकतंत्र के हमारा 4 स्तंभ सबको याद होना चाहिए। पहला जो होता है हमारा वो विधायिका होता है, दूसरा जो होता है वो हमारा कार्यपालिका होता है, तीसरा जो होता है वो हमारी न्यायपालिका कहलाता है, और चौथी स्तंभ जो कही गई है वो हमारा प्रेस को कहा गया है। क्योंकि प्रेस का यदि देखा जाए तो प्रेस का जो मुख्य रूप से हमारा काम होता है वह प्रेस का काम होता है। अब देखो तो यदि हम यहाँ पर ये पूरी की पूरी हम देश की आबादी को रख दें, ये हमारी देश की जनसंख्या है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब मैंने सी बात है देश की जो आबादी है, और यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर हमारी एक सरकार है, ठीक है, ये हमारी सरकार है, और ये जो है हमारी ये देश की जनसंख्या है, यानी देश का जनता है। और वे दोनों के बीच में हमारा एक प्रेस होता है, और प्रेस का जो काम होता है बेटा, वह प्रेस का काम होता है कि इधर से मैसेज लेकर के जनता का दुख सरकार तक पहुंचाना, और सरकार ने इनके लिए क्या कर रही है वो जनता तक पहुंचाना। क्लियर हुआ? यानी प्रेस का काम हमारा क्या है कि दोनों के बीच में मध्यस्थता, देख सकते हैं मध्यस्थता, ठीक है, मध्यस्थता जो होता है यानी मीडिएटर जो होता है, एक मीडिएटर के रूप में हमारा प्रेस काम करता है। इज इट क्लियर? जो कि जनता के बात सुनती है, सरकार तक पहुंचाती है, सरकार की बात सुन करके जनता तक, सरकार जनता के लिए क्या कर रही है, सरकार जनता के लिए क्या क्या नियोजन या योजना बना रही है, कौन सी पॉलिसी बना रही है, ये जनता तक पहुँचाना। और अलग बात है कि आज के डेट में मैं मानता हूँ कि हमारा प्रेस जो है, भारत में भी प्रश्न उठाए जाते हैं, दुनिया में भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो 4th पिलर ऑफ जो लोकतंत्र है यह पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं धराशायी हो गया है। पूर्ण रूप से आप ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं यह जो है डूब चुका है। तो ये रिपोर्ट के माध्यम से यदि देखा जाए तो विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता रिपोर्ट आई है, इसमें आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा, क्योंकि आप प्रेस के तो काम जानबे करते हैं। प्रेस का काम क्या है? प्रेस का काम है या मीडिया का काम है, भारत के संविधान के अनुच्छेदों की बात किया जाए तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 का ए, जिसमें आपको राइट टू एक्सप्रेशन के अधिकार दिए गए हैं, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, अपने विचार प्रकट करने की जो स्वतंत्रता दी गई है, वहीं पर हमारा प्रेस की भी स्वतंत्रता है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी है। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है सबको? मजा आ रही है ना? तो देखा जाए तो यह जो हमारा जो हमने बताया कि 4 हमारा लोकतंत्र का जो है हमारा ए है स्टेज होते हैं, तो इसमें आपसे नॉर्मल अभी पूछेगा कि टॉप 5 देश कौन है जहां पर सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है। यानी हम कह सकते हैं कि जनता के बात जो होती है प्रेस खुल के उठाती है, सरकार की आलोचना सरकार की आलोचना जो है प्रेस खूब करती है। हमारे भारत के देखिए ना, प्रेस जो है हमारी मीडिया जो है 2 भागों में काम करती है, एक जो है प्रो गवर्नमेंट है और एक एंटी गवर्नमेंट है। 2 ही को भारत में मीडिया है। एक सत्तारूढ़ सरकार का पीछे पीछे पूंछ हिलाते रहती है, हर चीज़ में सरकार की खाली प्रशंसा करता है, और एक ऐसा भी हमारे देश में मीडिया है जो केवल सरकार को बदनाम करती है। तो हमारे देश की मीडिया का स्थिति कुछ इस प्रकार है। हम अपने देश को कुछ ऐसे भी हैं जो अच्छी बातें हैं, अच्छी बातों को न रखे, खाली भारत की नकारात्मकता को रखते हैं, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी बदनामी होती है। देश की छवि, देश के नेताओं की छवि पर कहीं न कहीं प्रश्न हो जाते हैं। आपने कभी सुना है
कि विदेश के कोई नेता अपने देश की शिकायत भारत में आकर के किए हैं? लेकिन भारत के बहुत सारे आप नेताओं को देखा होगा कि अमेरिका और इंग्लैंड में जा करके भारत के बारे में गंदे गंदे बात बोलते हैं। ऐसा भारत ही दुनिया का ऐसा है, और भारत के ही ऐसे कुछ नेतागण हैं जिनकी मानसिकता देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल बदनाम करने का है। अरे भैया, देश की बात है, राजनीति आपस में बैठ करके सहूलियत कर लो ना। हम अमेरिका में जा करके भारत के बारे में हम गाली दे रहे हैं, अपने देश के बारे में हम गलत गलत चीज़ें बोल रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? हमारे देश की जो साख होता है, जो इमेज होता है, इस पर भी कहीं कहीं प्रश्न होते हैं। इससे हमें बचना चाहिए। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि हमारे देश में दो ही तरह के अभी मीडिया का कार्य हो रहे हैं। एक सरकार के पक्ष को रख रही है, एक सरकार के विरुद्ध रख रही है, और उससे ज़्यादा समस्या हो गई है हमारे देश के नेताओं का, जो अपने देश की, अपने घर की कहानी और अपने घर की शिकायत अन्य देशों में जाकर के कर रहे हैं। और आप समझ गए होंगे मैं किनको कह रहा हूं, जो आए दिन इस तरह के देश की गतिविधियों को दूसरे देश में जाकर के बोल देते हैं। तो चलो वो बात की बात है। तो दुनिया में यदि हम रैंक की बात करें तो दुनिया में हम कह सकते हैं फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक और फिफ्थ रैंक। दुनिया में 5 ऐसे देश हैं जहाँ के मीडिया को सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई है, और सबसे ज़्यादा स्वतंत्र हैं वह जनता के पास प्रखर होकर के सरकार की बात को रखते हैं, और जनता की बातों को सरकार तक, सरकार की बात को जनता तक, सरकार को क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्योंकि हमें आलोचना करने के भी देश में अधिकार है। तो पहला इसमें है जो टॉप पोजीशन पे, वो है नॉर्वे। ठीक है, यानी नॉर्वे इसमें प्रेस की स्वतंत्रता में पहले स्थान पर है। दूसरा आपका डेनमार्क है, डेनमार्क। तीसरा की यदि बात किया जाए तो आपका स्वीडन हो जाएगा, स्वीडन के नाम सुने हैं। चौथा आपका जो देश हो जाएगा उसका नाम है नीदरलैंड, और पांचवा फिनलैंड। ठीक है, तो चौथा आपका नीदरलैंड्स हो जाएगा, और पांचवा जो हो जाएगा आपका फिनलैंड्स हो जाएगा। ठीक है, फिनलैंड, फिनलैंड आपका पांचवा देश हो जाएगा। तो इस तरह से दुनिया के 5 ऐसे देश हैं जहां पर हम कह सकते हैं प्रेस की स्वतंत्रता सबसे अधिक दी गई है, या सबसे ज़्यादा वहां प्रेस जो है स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र होकर के देश के अनेक प्रकार के जो चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं हैं, उसको उजागर करते हैं, सरकार को घेरते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं। सरकार वो सारे अपनी नाकामियों को कहीं ना कहीं सही करने की फिर कोशिश करता है। तो ये दुनिया के टॉप 5 हैं। वहीं यदि देखा जाए तो दुनिया को हम सबसे गिरे हुए देशों की बात करें, जहां पर मीडिया कुछ नहीं कर पाती है, मीडिया की कोई ताकत है, मीडिया को रोक लगा दिया जाता है तो कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे टोटल हमने इसमें देशों की संख्या 180 रखा है। यानी प्रश्न हुआ होगा कि 180वां कौन है, तो कह सकते हैं यहां पर लोवेस्ट 5 कंट्रीज, यानी दुनिया के 5 ऐसे देश जहां पर प्रेस की स्वतंत्रता एकदम खत्म हो चुका है। तो 180, 178 हो जाएगा, सॉरी 79, 179, 178, 177 और 176। ठीक है, टॉप 5 को इरिट्रिया के नाम सुना है? इरिट्रिया नाम सुने हो? तो आप इरिट्रिया के नाम सुना, 180वां रैंक है इसका। यदि रैंक की बात किया जाए तो इसका इरिट्रिया जो होता है, इरिट्रिया, तो इरिट्रिया को मुख्य रूप से 180वां स्थान दी गई है। यानी यहाँ पर हाँ, भारत के नेता लोग कामचोर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बातों को मैं भी मानता हूँ। जनता यहाँ निर्णय करती है, सभी के इलाज जनता के हाथों में है, जनता करेगी। यदि देखा जाए फिर आपका उसके स्थान बाद में आता है सीरिया का स्थान आता है। सीरिया का नाम सुना ही होगा, वह 179 पर आता है। अफगानिस्तान के नाम सुने हैं, जहाँ पर लोग जान बचाते हैं, वहाँ किसी प्रकार के किसी को कोई अधिकार ही नहीं, महिला को तो खैर कोई अधिकार दिया ही नहीं गया है। नॉर्थ कोरिया तो और लोग जानता होगा, तानाशाह को, तो ये आपका नॉर्थ कोरिया। और अंतिम जो होगा 176वां स्थान वो आपका ईरान का होगा। वह भी आप देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल में पिछले दिन से युद्ध काफ़ी तेज़ी से हो गई है। ईरान के परमाणु जो उसका क्षेत्र था उसको इजराइल जो है बुरी तरह से परास्त किया है, बुरी तरह से कह सकते हैं कि क्षतिग्रस्त किया है। ईरान के सेना प्रमुख जो था, वहाँ का जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो हेड था, उसको भी कल मार गिरा दिया गया है। और इस तरह से लगभग जो अभी रिपोर्ट खुल करके आ रही है, लगभग 70 के से अधिक कह सकते हैं कि ईरान के लोग मारे गए हैं। पिछले पूरी रात जो था ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चला है। दोनों राष्ट्रों के बीच में ड्रोन युद्ध और
कह सकते हैं अनेक प्रकार के इस तरह से हथियार दोनों में दागे गए हैं। अभी भी जो है ईरान को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई गई है। आने वाले समय में देखते एक्चुअली देखा जाए तो ईरान के साथ भारत की हमारी अच्छी संबंध रही है यदि हम आईआर की बात करें, लेकिन ईरान के साथ समस्या भी तत्काल ये हो गई कि एक आतंकवादी संगठन को सपोर्ट कर रहा है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी राष्ट्र हो यदि वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो आप उसके धर्म के साथ मत जुड़िए, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहली बात, जैसे आपने कुरैशी के नाम सुने हैं जो भारत में अभी जो ऑपरेशन सिंदूर का जो उन्होंने अंजाम दी है, उनका भाषण भी आया है। उन्होंने भी कहे कि मैं मुसलमान हूं लेकिन आतंकवाद नहीं। एक कुरैशी का स्टेटमेंट है, मैं मुसलमान हूं लेकिन आतंकवाद नहीं, और किसी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, इसलिए यदि कोई भी आतंकवाद है क्यों नहीं वो हमारे धर्म से ही जुड़ा हुआ हो, उसको हम घींच के मारेंगे। यह कुरैशी की स्टेटमेंट है। तो मायने सी बात है, ईरान आज के डेट में यदि देखेंगे तो हमास क्या है, एक आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करता है, इजराइल के विरुद्ध उसे मदद करता है। तो कहीं ना कहीं ये दुनिया, ठीक है आपका धर्म है, लेकिन यहाँ पर बात है कि धर्म के आड़ में आप जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं गलत है। तो इसी को लेकर के दोनों के बीच में विवाद भी हो गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वार भी हो सकती है, क्योंकि दुनिया के यदि देखा, कल ही मैं आपको बता दूं, इजराइल के नेतन्याहू जो हैं वो देश के भारतीय प्रधानमंत्री को पिछले रात उन्होंने बात भी किया है, सारे वहाँ की घटनाओं को उन्होंने पिछले रात को बताया है। उसके अलावा यदि देखा जाए तो आज हो सकता है कि वह पुतिन से और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी उनकी बात हो सकती है, क्योंकि आज ऐसा प्लान किया गया है। तो मायने सी बात है कि दुनिया, जैसे भारत भी आतंकवाद से कहीं ना कहीं जूझ रहा है, दुनिया में यदि इजराइल की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं, सभी राष्ट्र जो हैं कहीं ना कहीं आतंकवाद से जूझ रहे हैं। लेकिन कोई भी राष्ट्र धर्म के आधार पर यदि आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो उसे तो खैर हम भी पसंद नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है, किसी को भी पसंद नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसका प्रेम कहानी होगा कैसे, उसका प्रेम कहानी कभी नहीं हो सकता दोस्त। तो ओवरऑल चलिए अब हम बात करते हैं। तो ये जो हुआ आपका, ये लोवेस्ट कंट्री हो। अब हम लोग लेके आते हैं प्यारा भारत का, ठीक है। तो अब हमारा भारत महान है भाई, हम लोग भारत अपनी महानता की बात करेंगे। तो यदि भारत की हम बात करें और भारत की हम यदि स्थितियों की बात करें तो मायने सी बात है कि जो हम लोग ही रिपोर्ट देख रहे हैं, इस रिपोर्ट में भारत का यदि हम 159 इसका रैंक भारत को मिला है, ठीक है। और यदि हम स्कोर की बात करें तो भारत का 31.28 भारत का जो है स्कोर मिला है। क्लियर हुआ। और कब की बात कर रहे हैं तो देखो, ये रिपोर्ट हमारा जो है, ये रिपोर्ट 2024 में भारत के स्थान है। यदि आपसे 2023 में रिपोर्ट पूछता है तो 2023 में भारत का 2 ही होगा, फिर हमारा रैंक होगा और एक हमारा स्कोर होगा। तो 2023 में जो भारत के हमारा रैंक रही है वह रैंक 161वां रहा है, 161वां रहा है। और भारत की जो स्कोर रही है वह आपका 36.62 स्कोर रहा है। तो बाय द वे आपसे यदि ये भी क्वेश्चन पूछता है तो मुझे लगता है कि आप बहुत आराम से, प्यार से आप इस रिपोर्ट के माध्यम से इसको आप बता सकते हैं। क्लियर हुआ। अब इसको हम पॉइंट्स की बात यदि करें तो इसमें भी आपका पॉइंट्स दी गई है। जैसे मान लिया जाए कि इसका 100 नंबर का, इसका भी एक आपको स्कोर दिए जाते हैं। तो इस स्कोर में कहा गया कि यदि आपका 85 से 100, ध्यान देना, यदि 85 से 100 आपको यदि पॉइंट्स मिले हैं तो 85 से 100 पॉइंट्स का मतलब हुआ कि आप कोई भी देश हो तो उन देशों को कहा गया कि आप बहुत अच्छे हैं, यानी आपके यहाँ जो मीडिया है, ठीक है, तो उनको एक बहुत अच्छे स्थिति को देखा जाता है। यदि आपको 70 से 85 पॉइंट्स मिलते हैं, 70 से 85 यदि आपको पॉइंट्स मिलते हैं तो वैसे परिस्थिति में उस देश को इस पॉइंट के आधार पर कह सकते हैं चलो ठीक है, चलो ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं, संतोषजनक है, संतोषजनक है, ये मान के चलते हैं। यदि मान के चलते हैं कि 70 से कम है, यानी 55 से 70 हम लेकर के आ जाता हूँ, तो यदि 55 से 70 आपको पॉइंट्स मिलते हैं, 55 से क्या वो कहेंगे, संतोषजनक हुआ, उसे थोड़ा सा आप नीचे आ जाइए। तो संतोषजनक से थोड़ा सा नीचे आएगा तो आपको क्या लगा, समस्या कुछ तो है, समस्या युक्त कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं समस्या युक्त है, यानी थोड़ी बहुत समस्या कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। उसके बाद 40 से यदि 55 की बात करते हैं, 40 से लेकर के 55 पॉइंट्स की यदि बात करते हैं तो 40 से 55 जो हमारी पॉइंट्स होगी वो 40 से 55 पॉइंट्स में इसको कहा गया है
कि यह आपका बड़ा कठिन स्थिति से गुजर रहा है, ठीक है। और अंतिम अब देख लीजिएगा कि 40 से नीचे की स्थिति को रखेंगे, ठीक है, यानी 0 से 40 डायरेक्ट हम कह सकते हैं। तो 0 से 40 यदि स्थिति आपको मिलती है, यानी पॉइंट्स मिलता है, तो बेहद गंभीर इसको कह सकते हैं, बेहद गंभीर स्थिति को दर्शाता है। तो मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो आज हम लोगों ने बहुत सारे रिपोर्टों को साहब कर लिया है, और इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ों को याद करना होगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन होता है, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे एक टॉपिक, इस टॉपिक में थोड़ा सा एक चीज़ हमको क्लियर करना, देखो छूट गया है। ये आपसे क्वेश्चन हमने कर तो दिया, लेकिन क्वेश्चन होगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो निकाली जाती है रिपोर्ट, ये निकालता कौन है, जारी कौन करता है, एक क्वेश्चन अभी हमारा बचा हुआ था। तो देखो, जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है, ओवरऑल एक फ्रांस की कह सकते हैं, ये भी एक एनजीओ है। और फ्रांस की जो एनजीओ है, उस फ्रांस की एनजीओ के मुख्य रूप से यदि आप नाम देखेंगे तो नाम दिया गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। क्या नाम है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इसको थोड़ा याद कर लेना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यह एक फ्रांस की एनजीओ है, एनजीओ। और इसी संस्था के माध्यम से विश्व प्रेस जो सूचकांक निकालती है, यह विश्व प्रेस सूचकांक यहीं से निकाला जाता है, ठीक है। ये जो संस्था थी या कह सकते हैं ये जो एनजीओ था, इस एनजीओ की स्थापना 1985 में की गई थी। यदि इसको देखा जाए तो इसकी स्थापना जो था यह 1985 में किया गया था, और इस तरह से 2002 से जो है यह रिपोर्ट निकालना शुरू कर देता है। तो मोटा मोटी तौर पर कह सकते हैं इसके माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्टों को पब्लिश करते हैं। इज इट क्लियर? तो मुझे लगता है यहाँ तक किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आज हम लोग करंट अफेयर यहीं रखेंगे। अगले क्लासेज यदि हमारा करंट अफेयर का होगा तो उसमें हम करंट अफेयर में बिहार को भी रखेंगे। अच्छा, बिहार का वो हमने बता दिया था कि अभी हमारे यहाँ इस साल जो यूथ गेम हुआ था, याद है ना, वो सभी के बारे में हमने डिस्कस कर दिया था क्या? थोड़ा एक बार बताइए, क्लियर हो गई? तो आज हम लोग सेवा यहीं पर रखते हैं साहब। कल हम लोग फिर मिलते हैं, अगले क्लासेज में मिलते हैं, तो आगे की बात हम और आगे की करेंगे। तो किन्हीं को कोई कन्फ्यूज़न है मेरे प्यारे बच्चों तो बता दीजिए, या बढ़िया से सब समझ में आ गया, मज़ा आ गया, समझ में आ गया? सो बता दो पहले, तब हम आगे की बात करेंगे। यहाँ तो सबको क्लियर है? किन्हीं को कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछ लो हमसे। कन्फ्यूजन नहीं है तो हम लोग आगे की बात करेंगे, अगले क्लासेज में बात करेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, वी विल सी टुमारो, अगले क्लास में मिलते हैं। सभी लोग कमेंट करो, सभी लोग से मैं जानना चाहता हूँ कि किन्हीं की कोई समस्या है तो बोलो, क्योंकि एक नहीं, हमारे लिए आप सभी की रिजल्ट महत्वपूर्ण मानी जाती है। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं बाद में।